Hello, welcome to SciCrack India. To this channel, we are giving various content related to psychology competitive exams. So आज की जो हम बात करेंगे वो जो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसका हम लोग अभी आगे सीरीज चल रहा है हमारा 10 क्वेश्चन अब करते जा रहे हैं। तो अभी कुछ गैप था हमारा, फिर हम उसका कंटिन्यूस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को जाएंगे, जो हमारा ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम बना चुके हैं। जैसे पैराग्राफ क्वेश्चंस भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, दो पैराग्राफ के विथ एक्सप्लेनेशन हमने किया है। और साथ ही साथ ऑलरेडी 20 टू अराउंड 20 क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं। तो उसका प्लेलिस्ट आपको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर यदि हमारा यूट्यूब चैनल में जाएंगे, आप यदि नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 में ये पूछ रहा है कि अनलाइक सिगमंड फ्राइड द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, Rogers and Maslow focused on the innate human motivation to achieve one's fullest potential called as। तो देखिए इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जो अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, तो वो उसका जो आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दी गई है, उसका कंटेक्स्ट क्या आता है ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विल टू स्ट्राइव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अनकंडीशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखिए ये कुल मिला के यहाँ पे सिगमंड फ्राइड का था वो अलग था, क्योंकि अनकॉन्शियस मोटिवेशन के उन्होंने ज़्यादा जोर देता है जो पर्सनालिटी के ऊपर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मैचिंग हो रहे हैं, जो अब्राहम मास्लो को भी उन्होंने ये कर रहे हैं, तो बेसिकली उनका मेन मकसद ये था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ चले जाता है। ह्यूमनिस्टिक लोग होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तरफ चला जाता है। तो अगर आपने बाकी का देखे तो वो कहीं ना कहीं तो रिलेट कर रहे हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं आएगा, अनकंडीशनल सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी एक तरीके से रिलेटिव करेगा। लेकिन जो मोर सूटेबल लग रहा है, जो क्वेश्चन के हिसाब से हम अगर बात करें, जो मोर सूटेबल लग रहा है वो जो आपको आप कह सकते हैं, जैसे आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा तो पहला जो आंसर है सही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अब्राहम मास्लो ने दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के लिए कोशिश करेगा अपना आयर थ्योरीज ऑफ आयर कि आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चले जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 82 में हम चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कुकिंग समथिंग बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन इन ए रेसिपी एग्जैक्टली इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स। ये हम कुकिंग बना रहे हैं तो हम एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। तो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, उस मेथड को हम क्या करेंगे। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। देखिए अलग अलग वे प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। उसमें ह्यूरिस्टिक्स, एनालॉजी एंड एल्गोरिदम, फंक्शनल स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक तो हम लोग को ये नहीं कह सकते, वो थंब अप रूल्स कहते हैं कि जनरली रैंडमली हम लोग उसको सडनली हमारा माइंड में आ जाता है, जैसे इंसाइट हो गया या शॉर्टकट्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे तो हम शॉर्टकट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सिस्टमैटिक जा रहे हैं। तो यहाँ पे एनालॉजी भी नहीं है। एनालॉजी भी एक तरीके से हम लोग कंपैरिजंस में यूज़ होते हैं। एनालॉजी होती है एक सीक्वेंस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे एल्गोरिदम्स जो होता है वो सिस्टमैटिक प्रोसीजर में चले जाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो इसके वजह से जो है हमारा जो प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से हमारा ये एल्गोरिदम से सही आंसर है। एल्गोरिदम्स में हम क्या करते हैं, ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर को यूज़ करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो आपको पता ही होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन चले जाएंगे। हायर ऑर्डर नॉलेज अबाउट योर ओन थिंकिंग एज वेल एज योर एबिलिटी to use this knowledge to manage your own cognitive processes such as comprehension and problem solving is called। देखिए सबसे पहले बात तो हमारा कॉग्निशंस होते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी हम लोग अलग अलग प्रोसीजर को अपनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो आता है हमारा प्लानिंग बनाने का, सेल्फ रेगुलेशन बनाने का। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन भी उन्होंने दे रखा है, और हायर कॉग्निशंस भी होती है। लेकिन एक ऐसा जो चीज़ होती है, खुद एक इंसान अपने आप को सोचते हैं, अपना सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे लिए अवेयरनेस होता है। वी आर अवेयर दैट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर अप्रोचिंग। एक हमारा एक नज़दीकी अवेयरनेस होती है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में जो हमारा सेल्फ थिंकिंग में
जो है था मेटाकॉग्निशन क्या होती है, इट रेफर्स टू लर्नर्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर थॉट प्रोसेस एंड चूज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। सो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी को चूज करने तभी करेंगे हम लोग को पता होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। तो ऐसा जो मेटा, देखिए कई बार अब कन्फ्यूजन होने के चांसेस होता है, आईआर नहीं होता, ये मेटा होता है। मेटा माने मतलब एक्सट्रीम आईआर होती है, मतलब एक डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकिंग होती है, हायर लेवल ऑफ थिंकिंग में हम बात करते हैं, थोड़ा सा हमारा ऊपर उठकर हम सोचते हैं ना, उस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो हायर मेटाकॉग्निशंस जो इम्पॉर्टेंट है हमारा, ठीक है ना, तो मेटाकॉग्निशन इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्रोनोलॉजिकली इन टर्म्स ऑफ देयर एवोल्यूशन। देखिए ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या लीडरशिप की सोशल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन रहा है, तो इसके हिसाब से हम लोग को अरेंज करना होगा, उसके हिसाब से हम देखें। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे आती है ट्राइड थियरी। ट्राइड थियरी इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइड थियरी को हम देखें तो ट्राइड थियरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो पहला वन आता सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइड थियरी के बारे में डिस्कस की गई थी, तो इसका मतलब ये हो गया पहले सी आएगा। तो 3 एंड 4 ऑप्शन में हम देखें तो यहाँ पे हमारा ट्राइड थियरी जो आसपास में जो हुआ था अराउंड मतलब पहला सेंचुरी 20th सेंचुरी शुरू में ही जो हुआ था। उसके बाद आती है हमारा बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मिचिगन स्टडीज़, ये जो हुआ था 1940-50 के आसपास में हुआ था। तो ये जो हुआ था मिचिगन स्टडीज़ भी बोलते हैं इसको, इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे मिचिगन स्टडीज़, ठीक है ना। तो उसके अलावा हमारा थर्ड जो क्वेश्चन आती है, जो हमारा थर्ड इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे डी जो ऑप्शंस है, यानी कि कंटिजेंसी थ्योरी आती है। कंटिजेंसी थ्योरी जो आसपास हुए थे 1960 के आसपास में हुआ थी, 1960 to 70 के आसपास में हुआ था। तो ये कंटिजेंसी थियरी हो गया। और उसके अलावा हम बात करें जो लास्ट जो बचता है हमारा सर्वेंट लीडरशिप थियरी, जो ये भी एक 1980 के आसपास हुआ था। सर्वेंट लीडरशिप थियरी भी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो इसके लिए हम लोग देखें तो ऑप्शंस जो हमारा CADBE होती है, CADBE 3 इज़ द राइट आंसर होता है, ठीक है ना। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सो नाउ हमारा क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, फैक्टर एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होता है। इसका मतलब ये होता है इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिया है फैक्टर एनालिसिस के ऊपर। हम लोग को पूछना है कि इसमें गलत फाइंड आउट करना है, यानी कि सही बताना है, गलत भी हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखिए हम लोग एक एक स्टेटमेंट करके पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फैक्टर एनालिसिस। तो इनकी पहला स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब देखिए इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। फैक्टर एक्सट्रैक्शंस इज स्टॉप्ड व्हेन आइगन वैल्यूज बिकम्स लेस देन 1। तो ये बात भी सही है, जो फैक्टर एक्सट्रैक्शन तब खत्म होता है जो आइगन वैल्यूज जो होता है वो लेसर देन 1 हो जाता है, 1 से भी कम होता है तो हम लोग आगे फैक्टर एनालिसिस नहीं करेंगे। सो ये भी सही है। और उसके अलावा इट इज़ एन इंटरडिपेंडेंट वैल्यूज है, इट इज़ इंटरडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स है। तो इंटरडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, हमको पता है कि हम लोग इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल में इसको मेजर करते हैं। जो भी होता है इसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब नहीं होता, इसमें हमने वेरिएबल्स इंटर रिलेशनशिप को पता करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये इंटरडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज़ होती है। और इट इज़ ए नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक एनालिसिस करके बोल रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक नहीं है। खास करके हम लोग क्वान्टिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो क्वान्टिटेटिव एनालिसिस का मतलब तो नंबर तो यूज़ होता ही होता है। और फोर्थ वन है स्क्री प्लॉट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रिप्ट प्लॉट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट प्लॉट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सी गलत है, तो ABD सही आंसर है, ABD सही आंसर है। तो दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोग चलते आगे। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 86, क्वेश्चन नंबर 86 के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस दी गया है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए पहले तो उन्होंने मास्लो हायरार्की नीड दिया है लिस्ट 1 में, तो हम लोग चलते हैं इसमें मास्लो हायरार्की नीड में। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके ऊपर करके करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, एक सेकेंड इसको देखेंगे। पहले हम चलेंगे मास्लोस
हायरार्की आप देखेंगे तो ये क्या करती है हमारा, देखिए यहाँ पे ये 2 होगा, सजेस्ट बेसिक नीड्स। तो ये क्या करती है, बेसिक नीड्स को सजेस्ट करती है। देखिए बेसिक नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर हायर नीड्स, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ होती है इसका ये 2 हो गया, यानी कि ये 2 हो गया। तो और इसके हम एक देखें, मैकलेंस नीड्स ऑफ थियरी है, तो ये तो पता ही है हमारा, एक बहुत पॉपुलर थियरी है। इसके हिसाब से क्या होती है, आइडेंटिफाइज द नीड्स, अचीवमेंट, अफिलिएशन एंड पावर एज ए मोटिवेटर्स, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये हो गया, तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं A2 और B3 कौन सा है। तो A2 B3 में हम लोग देखें थोड़ा सा ऊपर करके, A2 B3 जो हमारा ये इसमें आ जाता है, यानी कि हमारा 4 ऑप्शन ही सही है। तो बाकी 2 तो आपको पता ही है, तो बाकी 2 को तो अपने देख ही सकते हैं यहाँ पे। जो अगर आपको बात करें, हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है, यानी कि यहाँ पे जो है C4 हो जाएगा, यानी कि डिस्टिंग्विशेस बिटवीन हाइजीन एंड मोटिवेटर्स। तो ये चीज़ होती है, तो ये इस तो आपको अंदाज़ा लगा सकता है। तो उसके अलावा सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी है जो D1 है, प्रपोजेस दैट मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम इंट्रिंसिक फैक्टर्स। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी का मेन कॉन्सेप्ट ये था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे मोटिवेशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट उन्होंने क्वेश्चंस पूछा गया है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा 10 क्वेश्चंस का सिलसिला चल रहा है। इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग अगर अवेयरनेस है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस पहली बार जो उन्होंने किया था वो बिल्कुल एकदम आप A4 में जा रहे हैं। तो पर्सनल डेटा शीट जो आपको देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अल्फ्रेड बेनेट जो है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए ये तो ये हो गया हमारा, और पर्सनल डेटा शीट जो है रॉबर्ट वुड्सवर्थ है, ये तो पता ही है। हमको अभी थेमेटिक का परसेप्शन टेस्ट है जो हेनरी मुर्रे ने किया, यानी कि C3 हो गया। तो C3 है और ये 4 है, तो ये 4 C3 जो हमारा ऑप्शंस में दिख रहा है, ये 4 C3 वो है हमारा ऑप्शन 1 है। तो अब कैरियर बिलिप्स इन्वेंट्री तो आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें कैरियर बिलिप्स इन्वेंट्री किन्होंने किया था, यहाँ पे देखिए D1, यानी कि एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टेस्ट इंटेलिजेंस अल्फ्रेड बेनेट हो गया, और पर्सनल डेटा शीट यानी कि एक सेकेंड B1 भी देखेंगे, B1 हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपका ये चीज़ चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रहा है थोड़ी सी। हाँ देखिए ये टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस A4 हो गया, और उसके बाद हमारा रॉबर्ट वुड्सवर्थ ने पर्सनल डेटा शीट को ये किया था, यानी कि B1 हो गया। और उसके अलावा हेनरी मुर्रे C2 हो गया, B1 C2, यानी कि 4th ऑप्शन D3 है। D3 है आपको क्रुम्बोल्च जो उन्होंने किया था, कैरियर बिलिप्स इन्वेंट्री को प्रिपेयर किया था। तो यानी कि इसका आंसर बिल्कुल 4 है, हम आराम से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो फिर हमारा आगे चलते हैं कि थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया इन्होंने। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 88 क्वेश्चन। देखिए ये परसेप्शन से रिलेटेड है, सेंसेशन एंड परसेप्शन रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसेशन परसेप्शन रिलेटेड। इन्होंने पूछा कि मून इल्यूजन, द मून इल्यूजन बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाई। तो बहुत बार कई बार हम लोग लीनियर पर्सपेक्टिव्स को आंसर देते हैं, लेकिन इसका जो है इम्पॉर्टेंट आंसर है साइज डिस्टेंस स्केलिंग्स की वजह से ये होती है। साइज एंड डिस्टेंस स्केलिंग क्या होती है, साइज एंड डिस्टेंस लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट परसीव्ड एज अ फार्दर अवे will appear larger if they occupy the same visual angle on the horizon. Contextual cues like trees, buildings, and the landscape make the moon, seen farther away, and the brain compensated by the perceiving it as a larger. तो ये एक हमारा perception illusions का बात होती है। तो इसके सही आंसर जो होगा हमारा साइज एंड डिस्टेंस लर्निंग। बहुत बार कई बार आपको कन्फ्यूजन होने का चांसेस होता है रेटिनल डिस्पैरिटी एंड लीनियर पर्सपेक्टिव के ऊपर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है हम लोगों को। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे का क्वेश्चन के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं। वी वांट टू बी लाइक दैट बिकॉज दे आर सक्सेसफुल एंड हैव द पॉजिटिव स्टेटस एक्सपीरियंस। देखिए ये जो है 4 थियरीज इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले जो हमारा इसका जो
आंसर होगा हमारा, देखिए 4 ऑप्शंस इन्होंने दे रखा है इन्होंने, तो हमारा जो आंसर होगा इसका इन्होंने, हम लोग कंपेयर करते हैं कि हम लोग औरों को सक्सेस को कंपेयर करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सोशल कॉग्निटिव थियरी हो गई, यानी कि सोशल लर्निंग थियरी जो है बंडोरा ने दिया है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपटीशन हाइपोथेसिस वगैरह इतना मैच नहीं करते, सोशल मीडिया हाइपोथेसिस नहीं होता, ये सोशल कॉग्निटिव डोमेन थियरी होती है। तो ये सोशल कॉग्निटिव डोमेन थियरी बोलता है कि बिकॉज हम कंपैरिजंस करते हैं औरों को पॉजिटिव वे में, क्योंकि वी वांट लाइक टू बी दैट, उन्होंने जो सक्सेस हुआ है तो इसलिए हम लोग उनसे जैसे बनना चाहते हैं। तो ये बंडोरा ने दिया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसका आंसर जो होगा हमारा ये 1 होगा। चलिए अगर आगे चलते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू माइंड बॉडी इंटरवेंशंस अफेक्ट स्ट्रेस। देखिए इसमें माइंड एंड बॉडी स्ट्रेस होती है, दोनों होता है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, इसका मतलब है ना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसमें 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन हमको ढूंढना है। तो माइंड बॉडी इंटरवेंशंस हैव नो इफेक्ट ऑन स्ट्रेस, ये कभी होगा नहीं है, क्योंकि कुछ तो हमारे में असर पड़ेगा, ये नहीं होगा। तो ये हम देखें, चलिए हम लोग देखते हैं, इसका सेलेक्ट करेंगे, ये नहीं होगा हमारा, ठीक है ना, ये गलत है। और ये पूछ रहा है कि माइंड एंड बॉडी इंटरवेंशन से नो इफेक्ट, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और ओनली माइंड एंड बॉडी इंटरवेंशंस दैट इन्वॉल्व्स द विगोरस एक्सरसाइज, ओनली माइंड बॉडी इंटरवेंशंस दैट इन्वॉल्व विगोरस एक्सरसाइज रिड्यूस स्ट्रेस, ये ऐसा भी नहीं है, ये भी एक बिल्कुल सही मैचिंग नहीं हो रहा है। माइंड बॉडी इंटरवेंशंस हेल्प प्रोड्यूस द फिजिकल इफेक्ट्स और स्ट्रेस, हाँ ये एक मान सकते हैं, इसका जो सही आंसर कह सकते हैं, माइंड बॉडी इंक्रीज ऑटोनोमिक एक्टिविटी एंड द स्ट्रेस। तो ये इस 4th वन है, यहाँ पे पूरा ये यहाँ तक सही है, लेकिन ये जो फिर द स्ट्रेस करके बोल रही है कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो हमारा 3rd ऑप्शन से सही हो जाएगा अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें। तो ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिजिकल स्ट्रेस को कम करेगा, लेकिन इन्होंने ये बोल रहे हैं माइंड एंड बॉडी इन्फ्लुएंस इंक्रीज ऑटोनोमिक एक्टिविटी एंड द स्ट्रेस, बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑटोनोमिक एक्टिविटी इससे स्ट्रेस तो नहीं बढ़ेगा। ये हमारा माइंड बॉडी इंटरवेंशंस क्या करते हैं, हमको स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा और ऑटोनोमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे देगा, और उतना बढ़ावा मतलब हमारा बैलेंस के लिए कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये सही आंसर है, जो 3rd वन इज़ रिलेटिवली ठीक लगता है जो कंटेक्स्ट के हिसाब से, ऑल दो 4 वन इज़ आल्सो लुकिंग लाइक द करेक्ट वन। तो चलिए हम लोग अभी हमने इसका पूरा कर दिया हमारा जो हमारा क्या बोलते हैं इसका 10 क्वेश्चंस का। यदि हम लोग ऐसे ही बनाते रहेंगे, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा हमारा चैनल को, इसी तरह हम लोग अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर को CUT सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का भी तैयारी करेंगे, और इसके अलावा अलग अलग क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स का होता है अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आपको UG PG का जो भी एग्ज़ाम्स है उसका हम लोग तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियोस। यदि आप लोग नया है तो शेयर कर लीजिएगा आपका फ्रेंड के साथ, एंड आल्सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।